बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 17 फरवरी है। जस्टिस सरफराज डोगर जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना नामुमकिन हो गया। हमारे दोस्त सोहेल रशीद साहब ने इस हवाले से सबसे पहले खबर दी थी कि उनका चीफ जस्टिस बनना नामुमकिन है, और आज भी ये बात बिल्कुल सादक हो रही है। इस पर बात करेंगे हम कि दिल के अरमा आंसू में बह के, इस पर बात करेंगे कि क्यों वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। नून लीग के अंदर से ही उनके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ये हम आपको बताएंगे। और फिर आपसे इस पर बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी संभाल लिया है। वो कैसे वज़ारत ख़ारजा का उन्होंने कलमदान संभाला है, क्यों संभाला है? आए रोज़ कहीं वो मुलाकातें कर रहे हैं, और आज भी एक अहम उनकी मुलाकात हुई है, और जो उनकी मीटिंग हुई है वो एक एम्बेसडर से हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि आपकी इकानमी, आपकी तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। ये काम तो वज़ारत ख़ारजा का है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब माशाअल्लाह अब वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी उन्होंने संभाल लिया। ये इस पर बात करेंगे। और फिर यहाँ पर जो कल मिलिट्री अदालतों के वाले से भी केस की समाअत हो रही है, वो आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, किस तरह पहले हुआ। लेकिन जो रेफरेंस की बात हो रही थी, रेफरेंस की बात कि रेफरेंस लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस के ख़िलाफ़। आप दांत खट्टे हो गए रेफरेंस लाने वालों के, नहीं लाए जा रहे। अब तो ये कहा जा रहा है जी कि हमने ये तो बात की ही नहीं सरे से, हम नहीं ला रहे रेफरेंस उनके ख़िलाफ़। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी और के ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं। वो कोई किसी हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान का नाम ले रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ला रहे हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं लाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो उसकी कंपोजिशन है वो उस तरह की नहीं है, वो गैर फाल है। इस पर बात करेंगे आपसे। और फिर नाज़रीन आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की जो दोस्ती है एक फेडरल मिनिस्टर से, वो कौन से मिनिस्टर है जिनका तज़किरा यहाँ पर होता है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, क्यास यही था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया और उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस का हल्फ भी उठा लिया, लेकिन जो उनका नोटिफिकेशन हुआ है वो आपके आइन का आर्टिकल 196 के तहत हुआ है, जिसमें उसमें लिखा गया है, सीनियर प्यूनी जज नहीं लिखा गया, बल्कि लिखा गया जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब मामला क्या है? मामला ये है कि नून लीगी जो आज़मज़ेद तारड़ साहब हैं, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, वो अपनी निजी महफिल में ये कहते हैं कि भाई हम इनको नहीं बनाएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने हैं, और अगर इन्हें बना दिया गया तो फिर ये हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसले देंगे। इसलिए नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि नहीं, आइन का आर्टिकल 196 को अप्लाई किया जाएगा। और फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, या ये भी एक आवाज़ यहाँ इस्लामाबाद के हल्कों में बात गश्त सुनाई दे रही है कि चीफ जस्टिस अमर फारूक को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त जस्टिस है, उन्हें वापस एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए। ये भी है। अब ये मामला है कि जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से कि क्यों जुडिशल कमीशन का जब इजलास होगा, 13 मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के। नाज़रीन, आपको पता है कि जब जस्टिस अमर फारूक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस लाया जाना था, मकसूद था, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं,
اختر حسین شاہ، انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے شدید مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا جسٹس جو اختر حسین شاہ ہیں، جب ان پر پریشر آیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک سٹانس ہے اپنا، میرا ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے سینیارٹی کے حوالے سے، جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو اس وقت تک میں ووٹ نہیں دوں گا. ان پر شدید پریشر بھی ڈالا گیا، دباؤ بھی ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے ووٹ دیا تھا جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے کے لیے، تو اس طرح وہ وہاں بنے تھے. 2 ووٹ وہ ہو گئے جی، جسٹس جمال مندوخیل کا اور جسٹس اختر حسین شاہ کا جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں. 2 جسٹس یحییٰ آفریدی کسی صورت میں ووٹ نہیں دیں گے جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنانے کے حوالے سے. 3 بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر. 5 جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور شاہ. یہ 7 ووٹ کسی صورت نہیں ملیں گے کہ انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جائے. اور نون لیگی جو اٹارنی جنرل پاکستان اور لا منسٹر جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھی وہاں پر ووٹ نہیں کریں گے. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. لہٰذا ان کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ نون لیگی حکومت کو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی انہیں سبکی کا سامنا ہوا. وہ چاہ رہے تھے کہ جسٹس باقر نجفی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس بنایا جائے، لیکن نون لیگ نے نہیں ووٹ دیا اور اس معاملے کو ڈیفر کر دیا تھا. اور جسٹس باقر نجفی، ناظرین آپ کو بتائیں کہ وہ جج ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن والا جو واقعہ ہوا تھا اس پر رپورٹ بھی دی تھی. اب آتے ہیں جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف. آج اٹلی کے امبیسڈر نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے میٹنگ کی ہے، ان سے ملے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے. اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان عدالتی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد چیف جسٹس کا کمرشل لیٹیگیشن کوریڈور کے قیام کا اعلان کیا گیا. تجارتی تنازعات کی فوری حل سے آپ کی اکانومی کو فروغ ملے گا. یہ کام ہے وزارت خارجہ کا، لیکن یہاں پر وزارت خارجہ کا قلمدان جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سنبھال لیا ہے. آئے روز کسی نہ کسی وہ امبیسڈر سے مل رہے ہوتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کا وفد ان سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مل رہا ہوتا ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اٹلی میں تو گھوڑے پائے نہیں جاتے، اٹلی میں شاید گھوڑے ہوں، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں جیسے یحییٰ آفریدی ماشاءاللہ وہ گھوڑوں کا بڑا شوق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پولو کھیلتے ہیں اور انہیں گھوڑوں کا شوق ہے. اس وجہ سے شاید انہوں نے کہا کہ اکانومی کو فروغ ملے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کہا نہیں جاتا بلکہ یہ ریالٹی ہے کہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ بزنس آئیڈیا رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک چھوٹے سے کاروبار سے شروع کرتے اور بہت بڑے بزنس مین بن جاتے ہیں. اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جیسے یحییٰ آفریدی بھی پختون ہے، تو کیا معلوم کہ جناب ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہو کہ کیوں نہ گھوڑوں کی تجارت وغیرہ شروع کی جائے. اور انہیں گھوڑوں کا شوق بھی ہے اور کسی حوالے سے کہ پھر آگے معاملہ چلے تو یہ کام وزارت خارجہ کا کام آج کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی سنبھال لیا ہے اور انہوں نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھال لیا ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ اداروں کو اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر آئے روز کوئی نہ کوئی چیف جسٹس سے مل رہا ہوتا ہے. ناظرین ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر ناظرین آپ کو بتائیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ٹرینڈ ججز کے خلاف ریفرنس لائے جانے کے حوالے سے جو خبر تھی، اور ہم نے اس دن جسٹس منصور شاہ سے اس خبر کے حوالے سے بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا لانے دیں یار، میں نے ایسا کون سا کیا، جب آئے گا تبھی دیکھا جائے گا. میں نے کوئی تو ایسی ہم نے کوئی کرپشن کی نہیں کہ ہمیں کسی کا ڈر ہو، فکر ہو. اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم نہیں لا رہے، ہمارے دانت کھٹے ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے انہیں پتا ہے کہ یہاں پر ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہم کیوں بھائی اپنا پاؤں جو ہے وہ خود کلاڑی پر مارے. نہیں ایسا نہیں، اس لیے کہ جو جوڈیشل کونسل کی جو اس وقت کمپوزیشن ہے وہ غیر فعال ہے. وہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کو جوڈیشل کونسل کا ممبر بنایا جائے. اب جوڈیشل کونسل کا ممبر ہوگا ایک تو جسٹس عالیہ نیلم ہوگی اور پھر
जस्टिस एजाज स्वाति साहब होंगे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, इस वक्त वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। अगर कोई इस तरह को रेफरेंस लाया गया तो फिर उनको किस तरह उठाया जाएगा यहाँ पर। कल जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो किसी ने अगर कह दिया कि नंबर 2 नंबर 3 का जो जज है उसको हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना रहे हैं, तो फिर जो अगर किसी की रेफरेंस लाया गया या कुछ हुआ तो हियरिंग होगी, तो फिर आगे मामला किस तरह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं ला रहे। और फिर दूसरा, इन्हें पता चल गया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ये बड़ी ही गुंजल से डाला हुआ है। ये कुमती हल्कों को भी पता चल चुका है कि ये गुंजल डला हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहे कि इसको किसी के खिलाफ रेफरेंस लाया जाए और खुद कुल्हाड़ी पर पाँव दे मरें। ऐसी बात, इसीलिए उनके दांत खट्टे हो गए और वो कह रहे हैं कि हम नहीं ला रहे जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस। और नाज़रीन आपको बताएं कि ये जो मैंने चलते चलते वो बात की थी, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने आजकल सुनने में ये आया है, ये बात सामने आई कि आजकल उन्होंने टी रूम में, जजेस के टी रूम में न्यूज़ चैनल बंद करवा दिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस साहबान जितने भी हैं ना, ये देखें जनाब, नेशनल जियोग्राफिक देखें, स्पोर्ट्स के चैनल देखें, क्योंकि मैं जजेस में यूनिटी, इत्तेफाक व इत्तेहाद जो है वो ला रहा हूँ। और ये जब न्यूज़ चैनल देखते हैं और फिर वो इत्तेफाक व इत्तेहाद होने की बजाय मज़ीद उसमें दरार पड़ती है, लिहाजा वो इस तरह का कुछ उन्होंने कहा कि आप ये जो ये काम है ये ना करें। और अब वहाँ पर स्पोर्ट्स चैनल, नेशनल जियोग्राफिक ये चैनल देखें और न्यूज़ चैनल जो है वो ना देखें। ये भी इस तरह की खबर है। और फिर नाज़रीन आपको सुबह मैंने बताया था कि जो नई कमेटियाँ बनी हैं उसमें जस्टिस मंसूर शाह को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस शाहिद बेग को, जस्टिस आयशा मलिक को, जस्टिस रतन को उन कमेटियों से निकाल बाहर कर दिया गया। अब मैंने बागौर जब जायज़ा लिया, मैंने वो पढ़ा तो उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम भी शामिल। ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती की गई है कि बैनुल-अक़वामी अक़वाम आलम के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि अक़वाम आलम के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान को किसी कमेटी में शामिल न करके बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है, क्योंकि वो दुनिया भर के जो माहिरीन कानून हैं, दुनिया भर के आइनी माहिरीन जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन का न्याज हासिल करने के लिए आते हैं। न्याज टिपिकली उर्दू का वर्ड है जिसके जिसके मनी माहने ये होते हैं कि वो उनसे उनकी कदम बोसी के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जब दिल करता है तो किसी को कहते हैं, टाइम देते हैं मिलने के लिए, जब दिल करता है तो नहीं देते। इस उन्हें कमेटी से बाहर रख कर बड़ी ज़्यादती की गई चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब से मैं इल्तमास करता हूँ कि अक़वाम आलम के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट को आप किसी कमेटी में शामिल ना करें, बल्कि उन्हें कमेटी का ओहदा दें, उन्हें सरबराह बनाएं। क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वही आइन की तशरीह भी वही करते हैं, आइनी केसेस भी वही सुनते हैं। और भले अब तक 4 माह में कोई भी एक जजमेंट इस आइनी बेंच की 100 दिन की कारकर्दगी थी, एक आइनी जजमेंट भी नहीं आई उनकी तरफ से। एक 1.5 सफ़े की एक जजमेंट आई थी और उसमें भी कोई एक आइनी नुक्ता नहीं उठाया गया। एक एडिशनल नोट आया था जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम आइनी बेंच हैं, आइन की तशरीह करना हमारा काम है, या बाकी जो जजेस बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अदर जजेस में आते हैं, इनका कोई काम नहीं है सिवाय इसके अलावा। तो नाज़रीन कल एक मैं वो बड़े चर्चे हैं जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के कि एक वज़ीर से उनकी बड़ी दोस्ती है और वो पता चला है कि वो वज़ीर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। वो उनसे 40-50 साल पुरानी दोस्ती है, रफ़ाकत है उनसे, और क्योंकि वो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, उस वक़्त से उनकी दोस्ती चली आ रही है। और आजकल चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब पुरानियाँ दोस्तियाँ जो है उनको दोस्तियाँ ख़त्म भी कर रहे हैं और जो पुराने दोस्ती उनके साथ दोस्तियाँ नई दोस्तियाँ लगा रहे हैं। बहरहाल बड़े चर्चे हैं इस दोस्ती के भी कि उनके बल्कि वो इकट्ठे पढ़ते थे। ये भी सुनने में आया है कि जस्टिस यहिया अफरीदी की वालदा जब ये स्कूल पढ़ा करते थे तो वो कहा करती होती थी इन्हें कि आप मोहम्मद औरंगज़ेब के तो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट थे अपने दौर में, इनकी तरह आप पढ़ें, इनकी तरह काबुल हों।
پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ان کی طرح پڑھوں گا قابل ہوں گا. خیر وہ آج فائنانس منسٹر ہیں اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. گھوڑوں کا شوق پتہ نہیں مجھے جسٹس میاں جسٹس اورنگزیب نہیں جسٹس نہیں فائنانس منسٹر کو ہے یا نہیں ہے. بہرحال انہیں تو گھوڑوں کا شوق ہے اور اٹلی میں پتہ نہیں گھوڑے ہیں یا نہیں ہیں. میرے خیال میں ناروے میں نے سنا ہے کہ وہاں پر گھوڑوں کا فارم بڑے جدید بڑے اچھے فارم ہے وہاں پر اور گھوڑوں کی وہاں افزائش ہو رہی ہے. اٹلی میں بھی شاید ان کی افزائش ہو رہی ہو. تو جو تجارت کی بات کی چیف جسٹس صاحب نے شاید وہی ان کے پاس بات ان کے ذہن میں ہو اس کو لے کر وہ چلے ہوں. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے شاد و باد رکھے ہنستے بستے رہیں خوش رہیں کھلکھلاتے رہیں اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.